नमस्कार। देश देशांतर के इस विशेष अंक के साथ मैं कुर्बान अली हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 16 मई को विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। इन चुनावों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इन चुनावों में कौन से मुख्य दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और क्या हैं प्रमुख मुद्दे, इसी सब पर बात करने के लिए हमने एक विशेष चर्चा का आयोजन किया है यहाँ मद्रास यूनिवर्सिटी कैंपस में। मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर गोपाल जी मालवीय, साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सप्तऋषि भट्टाचार्य और राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार उमा वंगल, और साथ ही फ्रंटलाइन मैगजीन के डेप्यूटी एडिटर वरिष्ठ पत्रकार आर के राधाकृष्णन। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपके साथ चर्चा शुरू करूं, मैं यहाँ ये बताता चलूं कि 1984 के बाद से लगातार तमिलनाडु में जो विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं उसमें कोई भी दल या गठबंधन जो सत्ताधारी दल होता है वो दोबारा चुनाव नहीं जीत सका है। इस बार अगर AIADMK सुप्रीमो जयललिता चुनाव जीतती हैं या उनकी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो ये शायद पहला मौका होगा कि वो उस परंपरा को तोड़ेंगी। यहाँ मुख्य रूप से सत्ताधारी दल AIADMK के नेतृत्व वाला एक मोर्चा है, जिसके साथ तो कुछ छोटे दल भी शामिल हैं। साथ ही मुख्य विपक्षी दल DMK पार्टी के साथ भी कुछ दलों का गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। तीसरा मोर्चा वाइको के नेतृत्व वाला प्रोग्रेसिव फ्रंट है, जिसमें कुछ क्षेत्रीय दलों के अलावा दो वामपंथी पार्टियां CPI और CPM भी शामिल हैं। इसके अलावा भी कुछ और छोटे दल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये इस बार तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुनावी मुकाबला बहुकोणीय है, यानी मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है। जी गोपाल जी मालवीय साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा और इस चर्चा की शुरुआत कि जो तमिलनाडु की इस मौजूदा सूरत हाल है, चुनाव प्रचार इस वक्त पूरे जोर शोरों के साथ शुरू हो गया है। अभी 20 दिन से भी कम समय बचा है विधानसभा चुनावों के लिए जो वोटिंग होने वाली है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, इस चुनाव में तमिलनाडु में प्रमुख मुद्दा इस बार जो है वो शराबबंदी का है। पिछली बार 2011 में मुद्दे भ्रष्टाचार के थे। इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे नज़र नहीं आते हैं, शराबबंदी है और अन्ना DMK की तरफ से विकास के मुद्दे हैं। इस बार अन्ना DMK के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार या कोई आरोप है ही नहीं विपक्ष के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और ख़ास मुद्दे हैं जो रीजनल मुद्दे हैं, जैसे श्रीलंकन तमिल का इशू है या कावेरी पानी, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच पानी का जो विवाद है, तमिलनाडु और केरला के बीच मुल्लई पेरियार डैम को लेकर के जो विवाद हैं, ये मुद्दे कहीं न कहीं बीच बीच में उभरते रहते हैं, पर मुख्य मुद्दा शराबबंदी का ही नज़र आता है और कोई मुद्दा है ही नहीं। ठीक है। सप्तऋषि भट्टाचार्य साहब, आपको क्या लगता है कि जो अभी प्रोफेसर गोपाल जी कह रहे हैं, जो मुद्दे गिनाए हैं, यही मुद्दे हैं या इनके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये लगता है कि मुद्दा तो अगर स्टेट वाइड अगर देखें, पूरे राज्य में अगर देखें तो मुद्दा सिर्फ एक ही है, वो है शराबबंदी। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो चुनाव है, इसका ये यूनिकनेस है कि ये चुनाव लड़ा जाएगा लोकल मुद्दे पर। जैसे कि चेन्नई में फ्लड्स, बाढ़ की स्थिति जब आई थी पिछले नवंबर-दिसंबर में, तो चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और टू सम एक्सटेंट कडलूर डिस्ट्रिक्ट में उसकी इफेक्ट हुई थी। तो यहाँ पे मुद्दा वो रहेगा। इसके अलावा अगर आप कावेरी डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, कावेरी बेल्ट जो हम डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, तिरुचि, तंजावुर, वहाँ पे सूखा और पानी की कमी से सिंचाई की इनफैक्ट सूखी की नौबत आ गई है। तो वो एक मुद्दा हमेशा रहेगा, जैसे कि गोपाल जी बताया हमने। तो ये इलेक्शन, मेरे ख्याल से ये चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों पे लड़ी जाएगी, ना कि कोई एक मुद्दा जो कि ऑल ओवर द स्टेट, पूरे राज्य में फैला हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचार या शराबबंदी। ठीक है। उमा वंगल जी, आपको क्या लगता है कि जो चुनाव प्रचार हुआ है अभी शुरू और जो होने वाला है अगले 15-20 दिनों में, जिसके आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे? जैसे कि ये दोनों लोग ने कहा, मैं भी कहती हूँ कि शराबबंदी पहला इशू था, बट
I also feel पानी, power और ओवरऑल डेवलपमेंट कुछ अच्छा हुआ पिछले 5 साल में, तो आई थिंक दोज विल बी दीज। जी, और अभी तक जो कैंपेन उभर करके आया है उसमें आपको क्या लग रहा है कि ये जो चीज़ें आपने बताई हैं ये मुद्दा बन पाई हैं? अगर आप देख, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द कैंपेनिंग, इसमें दोनों ही पक्ष, आई मीन in Tamil Nadu most of the time it is only between ADMK and DMK. This is the first time, पहली बार all alliances चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को सामने रख के इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहा है अभी। इफ यू सी ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट। राधाकृष्णन साहब, आपको क्या लगता है, आप लंबे समय से तमिलनाडु की राजनीति को कवर करते रहे हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं, जो चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं इस चुनाव में, वो क्या हैं आपकी नज़र में? तो जो गोपाल जी बताया हमें, वो तो पैन तमिलनाडु का इश्यूज है, वो तो रहेगा ही, और जो सप्तऋषि ने बताया वो लोकल इश्यूज है, वो भी है इसमें। इसके अलावा भी अब तो अप्रैल हो चुकी है, मई 16 तारीख को चुनाव है, तो इस पीरियड में पानी होगा तमिलनाडु में, बिजली होगा तमिलनाडु में, यही मेन मुद्दा रहेगा। अपने घर में पानी है, बिजली है, तो ये जो एडीएमके के सरकार है वो डेफिनेटली उनका एडवांटेज होगा। पानी और बिजली का कमी अभी भी नज़र आती है, चेन्नई में बिल्कुल नज़र नहीं आती, बट चेन्नई से बाहर चले तो वो सभी जगह में प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो मसला तो गंभीर है। ताम्बरम गए तो ये तो बिल्कुल चेन्नई के आसपास का एक सबब है, उधर गए तो भी प्रॉब्लम है। तो ये मसले तो को कैसे एडीएमके डील करेगा अभी से, ये तो डेफिनेटली जो हम चुनाव के समय में ये बड़ी एक प्रॉब्लम नजर आएगी। अब के लिए तो सब ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली तो है इधर, मगर जाते जाते हमारा पीक डिमांड तो 15,000 मेगावाट था, वो तो वहाँ से भी बहुत आगे चलने की संभावना है। ये 15,000 मेगावाट ज़्यादातर मई में होता है हमें, अब तो 9,000 10,000 के करीब होने वाला था, मगर अभी भी इतने डिमांड हो चुकी है कि हम बाहर के अन्य राज्यों से हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे कैसे मैनेज करें, ये तो एक मैनेजमेंट का इशू है। और दूसरा जो मालवीय जी ने बताया है, प्रोहिबिशन ज़रूर एक इशू है, मगर वो एक पैन तमिलनाडु में चेन्नई देखे, नहीं तो एक डेवलप्ड जगह जो देखे, कोयम्बतूर देखे, त्रिची देखे और मदुरई देखे, वहाँ तो ये उतना बड़ा समस्या नहीं है। वहाँ का बहुत बड़ा समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट। जो चेन्नई में इतने लोग आते हैं कोई काम वाम करने के लिए, क्योंकि जो गांव में है वहाँ तो सप्तऋषि ने बताया सूखापन है, वह बहुत सारा प्रॉब्लम्स है विलेज इकोनॉमी में। तो ये सब कुल मिला के जो आते हैं, तो डेफिनेटली एन एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग इज देयर, दो इट इज नॉट अपैरेंट इन द स्टेट। गोपाल जी, ये 2 साल पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, ठीक 2 साल पहले, और तब 39 में से 37 सीटें एआईएडीएमके पार्टी ने जीती थी। सिर्फ 2 सीटों एक बीजेपी ने जीती थी और एक और दूसरी पार्टी ने जीती थी। उस वक्त में लगभग 45% मत जो था वो एआईएडीएमके को मिला था, और उससे लेकर के अब तक इन 2 सालों में कोई परिवर्तन आया है जहां आपको लगता हो कि एआईएडीएमके का वोट शेयर कम हो रहा है? एआईएडीएमके का वोट शेयर मैं समझता हूं सबसे ज़्यादा था जो आपने बताया 2014 के चुनावों में। उसका कारण ये था कि जो उनका जो मेन मुख्य विपक्षी दल है वो भ्रष्टाचार के आरोपों से ग्रस्त था, और इस वजह से वो फ़ायदा मिल गया। इस बार मेरे ख्याल से उतना ही प्रतिशत होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो बाढ़ चेन्नई में आई उसको लेकर कुछ विवाद हुए, कुछ आरोप लगे, कुछ और भी छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनकी वजह से जयललिता की सरकार पे आरोप लगे। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि कोई बहुत बड़ा आरोप या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विपक्ष के हाथ लग गई हो और जिसकी वजह से जयललिता हार का सामना कर रही हो, या ऐसा हो सकता है वोट प्रतिशत थोड़ा कम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जयललिता को पिछली बार 2011 की बात कर रहा हूँ,
जो सीटें मिले उससे कम सीट मिले, लेकिन एकदम साफ हो जाए ऐसा नहीं लगता। और डीएमके जो मुख्य विपक्षी दल है उसके पास भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आता जिसकी वजह से उनका वोट शेयर बढ़ गया है। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो श्री स्टालिन साहब ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, नमक के नामे नाम के प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत वो सब लोगों से मिले, रिक्शे वालों से, फूल वालों से, सब्जी वालों से, वो मस्जिद चर्च और हर जगह गए लोगों से। तो ये एक मैसेज क्रिएट किया गया कि अगली बार जब डीएमके आएगी तो हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। ऐसा कहा नहीं, पर यह भावना जगी। मगर मैं ये मानता हूं कि लोगों को हाथ मिलाना, सेल्फी लेना अलग बात है और उसको वोट बैंक में, वोट में कन्वर्ट करना अलग बात है। तो वो शायद। सप्तऋषि जी, आपको क्या लगता है कि जो डीएमके का एक ऑल टाइम हाई वोट गया 45% और जिसकी बदौलत वो 37 सीटें जीती, मेरे ख्याल में इतनी सीटें शायद जयललिता की पार्टी कभी नहीं जीती होगी, उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन पिछले 2 सालों में आया है? मेरे ख्याल से पहले तो लोकसभा इलेक्शंस, जैसे लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव को अलग अलग से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा के लिए जब लोग वोट देते हैं तो वो लोकल मुद्दों पे नहीं, नेशनल मुद्दों पे वोट देते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर। और जब असेंबली के लिए वोट देते हैं तो लोकल मुद्दों के लिए। अब 80 साल को देखें तो एक ही दिन में असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शंस हुए थे। हालांकि असेंबली इलेक्शन में एआईडीएमके जीती, लोकसभा इलेक्शन में डीएमके की जीत हुई थी, डीएमके एंड कांग्रेस अलायंस का। तो अगर आप देखें तो तमिलनाडु का जो वोटर्स है वो हमेशा इसी मुद्दों को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वोट डाले हैं। इसलिए अब अगर कंपेयर करें कि 2014 की वोट शेयर और इस चुनाव के वोट शेयर, साइड वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। हाँ, अगर आप ये देखें कि 2011 की वोट शेयर और अब की वोट शेयर, तब हमें लगता है कि पिछले 5 सालों में जो मुद्दों की चर्चा हम लोग अभी किए हैं वो सब सामने आएंगे। और अभी तक तो कैंपेनिंग का मोमेंटम उतना पिकअप नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से जैसे कि हम लोग अप्रैल छोड़ के मई में पावर रखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और खुलासा होगा कि कौन सा पार्टी का पोजीशन भारी है जैसे कि। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि इट्स एनीबॉडीज गेम। जी, इट्स एनी पार्टीज गेम। उमा वंगल जी, आप क्या सोचती हैं कि क्या जयललिता की जो पॉपुलैरिटी लोकसभा चुनावों में थी, क्योंकि वो एक पैमाना होता है पॉपुलैरिटी नापने का, उसमें कोई फ़र्क आया है आपकी नज़र में? और क्या डीएमके की जो हालत लोकसभा चुनावों में थी, और जैसा गोपाल जी ने कहा कि उस वक्त भ्रष्टाचारों के आरोपों से घिरी हुई थी पार्टी, अलायंस भी उसका कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं था, उसको क्या इन चुनावों में फ़ायदा होने वाला है? ऐसा क्या कुछ हो गया है और जयललिता को किन कारणों से नुकसान हो सकता है? जैसे कि सुमन जी ने कहा, लोकसभा इलेक्शन अलग है और असेंबली इलेक्शंस अलग है हमारे लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से 2011 से आज तक वातावरण ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं बदला है, क्योंकि एक्सेप्ट फॉर द फ्लड्स नवंबर दिसंबर वो थोड़ा और वो तो सिर्फ चेन्नई की समस्या थी, पूरे राज्य से। वही कहना चाहती हूँ, ओनली इन चेन्नई। वो भी आई थिंक पीपल नाउ फील वो पोस्ट रिहैब, वो फ्लड रिलीफ फंड देने में बहुत अच्छा काम किया है, सब लोगों को मिला है, वो तो थोड़ा खुश है। बट ये पानी, ये पावर, ये समस्या जैसे कि आरके ने कहा हमेशा रहेगा, इट्स नॉट न्यू। तो माई ओनली गेस वुड बी दैट Jayalalitha has not lost her popularity that much, तो इसीलिए थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा वोटर्स में डिफरेंसेस अभी तो डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि 3 इम्पोर्टेंट अलायंसेस है अभी। तो आई पर्सनली डोंट थिंक इट विल अफेक्ट हर पॉपुलैरिटी। लेकिन ये कैंपेन जो हो रहा है अभी, एक एक प्रॉमिस को देख, यू नो, दे हैव बीन सेइंग शी प्रॉमिस्ड दिस इन 2011, अभी नहीं किया है, अभी 16 मई काफी दूर है। तो शी इज बीन काउंटरिंग इट ऑल्सो। ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स दे के एक एक मीटिंग में वो बोलती है, तो ये किया हमने, वो किया हमने, हमारा सरकार ये किया है, वो किया है। तो आई पर्सनली थिंक द बैलेंस हैजंट चेंज्ड मच,
the alliances have been pretty opportunistic, and so people have become smarter. And I think they don't really care about that. In Tamil Nadu's case, हमेशा personality politics is important. तो आर के राधाकृष्णन साहब, अभी हमारे 2 और 3 पैनलिस्ट ने कहा कि साहब लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव अलग होता है। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की मैं बात ना भी करूं तो 2011 में जो ग्राफ था जयललिता जी का और उनकी AIADMK पार्टी का, वो अब कितना उसमें बदलाव आया है आपकी नज़र में, और क्या वोट में वो ट्रांसफ़र होने वाला है, परिलक्षित होने वाला है? या तो 2 चीज़ है। एक है 2011 में उनके साथ बहुत सारे ये छोटे मोटे पार्टियां था। सो ये छोटे मोटे पार्टियां उतना उनका वोट बैंक नहीं होता, वोट शेयर नहीं होता, मगर जो ADMK के वोट शेयर है उसको हम ऐड करें तो हम देख सकते हैं कि 2011 में DMK ने शायद 60 सीट्स, 60 के ऊपर 63 सीट्स लगभग 5000 वोट्स की गैप में हारा था। तो ये है, ये छोटे मोटे पार्टी जो अलायंस में होते हैं वो इतने ताकत बन जाते हैं, वो ADMK के लिए नहीं तो DMK के लिए। तो वो हम 1991 से हम देख सकते हैं। 1991 में पहली बार जब जयललिता चीफ मिनिस्टर बनी तो वहाँ भी यही हाल हुआ था। PMK उस समय नहीं था, रामदास का पार्टी नहीं था, वो तो अगले ऑन इट्स ओन खड़ा था, बट मगर बाकी सब पार्टियों जयललिता के साथ में था, इंक्लूडिंग कांग्रेस। तो आप देख सकते हैं कि DMK से सिर्फ 2 ही लोग जीते थे। तो हम सोचे कि अच्छा DMK तो अब खत्म हो गया, और उसके बाद वाइको ने DMK से बाहर आया 1992 में। तो हमने बिल्कुल तय किया कि इसके बाद DMK कभी पावर में नहीं आ सकता। बट 1996 देखे तो ये छोटे मोटे सब पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां हैं, वो सब DMK के साथ था। तो इसलिए DMK को इतना बड़ा विक्ट्री मिला कि जयललिता ही हार गई बारगूर में। तो दूसरे अगेन 5 साल यू फास्ट फॉरवर्ड और 201 में आप देखें तो सेम यही पार्टी जो DMK के साथ में था वो सब ADMK के साथ गई। तो हम देख सकते हैं कि ये ADMK का इतना बड़ा मेजॉरिटी मिला। 2006 में बात फिर उल्टी, तो MDMK के वाइको के पार्टी के बावजूद भी DMK का वो अलायंस गॉट अ मेजॉरिटी। तो ये तो तमिलनाडु में चलता ही रहता है। ये छोटे मोटे पार्टियां क्या करती हैं उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट बनाता है। अब 2016 का एक खास बात है कि ये छोटे मोटे पार्टियां जो है वो ज़्यादातर वो थर्ड अलायंस आपने जो बताया है वाइको के साथ है। तो दिस ब्रिंग्स ए न्यू गेम टू द टेबल। नाउ ये छोटे मोटे पार्टियां अपने आप से ज़्यादातर MLAs को जीता नहीं सकते, मगर ये तो और डिसाइसिव फैक्टर होगा कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में। इनका जो वोट शेयर जो है ये तो सिर्फ DMK के वोट शेयर नहीं तो एंटी इनकमेंसी वोट शेयर बिल्कुल नहीं है। ये तो ADMK से भी आता है, DMK से भी आता है। आप एक बात ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये तो 2500 न्यू वोटर्स बिटवीन 20 years of 20 and 40 इधर का वोटर्स का बिल्कुल वो टोटल है नो करोड़ 7 करोड़ हमारा वोटर्स जो है इधर वो तो 7 करोड़ है। उसमें 2.5 करोड़ वोटर्स है बिटवीन द एजेस ऑफ 20 and 40। तो ये होगा डिसाइसिव फैक्टर। जो यंग वोटर क्या सोचता है उनके हिसाब से बनाएगा आज का सरकार। सही आपने कहा कि जो नया युवा मतदाता है, जो 2.5 करोड़ की लगभग जिसकी तादाद है, उसका काफ़ी निर्णायक रोल रहेगा। लेकिन सप्तऋषि साहब, मैं ज़रा आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनका रोल एक ज़माना था कि कब तमिलनाडु की राजनीति में खासा रहता था, और ख़ास करके कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कई सांसद केंद्र में मंत्री भी रहते थे, इस राज्य से जाते थे, और DMK या AIADMK के साथ में होने से भी काफ़ी परिवर्तन आता था। तो उनकी क्या हालत है आजकल? अगर सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका एक सांसद है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद वो विधानसभा में 4-5 सीट भी जीतने की स्थिति में ना हो। क्या सहमत हैं आप इस बात से? जी, मैं अभी का जो सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं शायद इस स्टेटमेंट से सहमत हो सकता हूं, क्योंकि अभी अगर आप इस सिचुएशन देखें कि BJP
अकेला इस चुनाव लड़ रहा है और तमिलनाडु में उतना प्रेजेंस है ही नहीं उनके पास, कैडर स्ट्रेंथ भी कम है, हालांकि लाइक बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स हुए हैं। मैं एक्चुअली कई लोगों से बात कर रहा था जो कि ग्रास रूट्स लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करते हैं, उन लोगों को मैं पूछ रहा था कि आप लोगों के पास पोलिंग एजेंट्स रहेगा क्या? जो सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शंस में जो सबसे महत्वपूर्ण वर्कर्स रहता है वो है पोलिंग एजेंट्स एंड काउंटिंग एजेंट्स। तो उन्होंने बोला कि हम लोग रेडी कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पोलिंग एजेंट्स रख सके। तो वो दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पार्टी एस्टेब्लिशिंग इट्स प्रेजेंस इन अ स्टेट। तो बीजेपी अभी भी उसी पर लगा रहता है। एक दूसरा है कि इनका जो सांसद जो चुना गया है वो है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट से, और अगर हम लोग कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का जो इतिहास है वो अगर देखें तो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट केरला से बांधी हुई थी, पालाकाड के साथ एक्सचेंज हुआ, फिर उसके बाद तमिलनाडु में आई। लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत घना इन्फ्लुएंस रहा है एंड नेशनल पार्टीज हैव ऑलवेज बीन स्ट्रांग वो वाला डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बीजेपी का स्ट्रेंथ बढ़ा है। तो अगर कोई सांसद चुना जाए तो शायद इसी डिस्ट्रिक्ट से होगा, लेकिन इसके बाहर अगर आप देखें तो आरएसएस का भी फैलाव है काफ़ी, लेकिन मेरे ख्याल से दे विल नॉट मेक अ डेंट। हाँ, दे मे बी अ न्यूसेंस फैक्टर, कई जगह पे है जहाँ की थोड़ा न्यूसेंस फैक्टर हो सकता है कई पार्टियों के लिए, जैसे कि एडीएम के लिए, डीएमके के लिए, बट उतना डिफरेंस मेरे ख्याल से नहीं ला पाएंगे चुनाव में। गोपाल जी, आप राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका किस रूप में देखते हैं और इन चुनावों में क्या उम्मीदें हैं बीजेपी या कांग्रेस से? बीजेपी, जैसा पिछले वक्ता ने कहा कि 5-7 सीट अगर आ जाए तो कन्याकुमारी तिरुनेलवेली उस बेल्ट के साथ, तो समझिए बहुत है। अदरवाइज दे मे बी ए स्पॉइलर दूसरी पार्टीज के साथ, पर उनका ज़्यादा वर्चस्व नहीं है बीजेपी का, और ये बीजेपी को ही मालूम है। रही बात कांग्रेस अंतर्द्वंद से जूझ रही है, आज से नहीं कई सालों से। इसी वजह से कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी कम हुआ है और कांग्रेस की जो अपेक्षाएं राष्ट्रीय लेवल पे होती हैं वो कभी पूर्ण नहीं हुई तमिलनाडु में। आज भी कांग्रेस की पार्टी कई फैक्शंस में बटी हुई है और उनका धीरे धीरे जो प्रभाव था वो क्षीण होता गया। कम्युनिस्ट पार्टी का अगर आप दोनों पार्टियों को मिला के अगर वोट लीजिए तो 4.5-5% होता है जी। तो यही तो राष्ट्रीय पार्टियां, और तो कोई राष्ट्रीय पार्टी है नहीं जी। मुख्य बहुत इंटरेस्टिंग चीज इस बार तमिलनाडु में देखने को ये मिल रही है कि 3 फ्रंट है, त्रिकोणीय संघर्ष है, 4 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। त्रिकोणीय संघर्ष में जो तीसरा फ्रंट है वो मेरी नजर में बहुत कमजोर है, क्योंकि उसमें 6 पार्टियां हैं और 6 पार्टियों के जो वोट बैंक ट्रांसफर होंगे दूसरे कैंडिडेट के लिए, ये संभव नहीं है और ये रियलिस्ट नहीं लगता। तो लिहाजा अल्टीमेट एनालिसिस वी कम बैक कि राष्ट्रीय पार्टियों का कोई योगदान नहीं होगा, मेरा ऐसा विचार है। द्रविडियन पार्टी ही मुख्य स्रोत में धारा में रहेंगी और उसमें अगर देखा जाए तो अन्ना डीएमके के जो आसार हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं डीएमके से। उमा जी, आप कितना सहमत हैं जो प्रोफेसर गोपाल जी ने कहा? बिल्कुल, और बीजेपी का वो प्रेजेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया अभी। बिफोर दे हैड नो प्रेजेंस एट ऑल, बट अभी थोड़ा दे हैव कम इनटू द पब्लिक माइंड। बट एज फार एज कांग्रेस गोस, बिल्कुल नो चांस, क्योंकि नॉट ओनली फैक्शंस, ये लोग ने थोड़ा क्रेडिबिलिटी कंप्लीटली लॉस्ट। अभी तो आज पेपर में आप देख चुके होंगे पी चिदम्बरम और उसके बेटा का वो करप्शन चार्जेस, और जीके वासन इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ वैसिलेटिंग। तो ये इनडिसाइसिव कांग्रेस इमेज हैज टेकन अ बिग बीटिंग। So I don't think Congress has any chance of, maybe even minor losses they will have. जो सीट उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे गया वो भी नहीं चलेगा इस बार, वही मेरा। आपके क्या ख्याल है राधाकृष्णन जी? भाजपा ये कन्याकुमारी में जो है उनका तो असर रहेगा ही। वो स्पॉइलर की नज़र में ही हम देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो कोई अलायंस के साथ नहीं है। भाजपा बहुत ट्राई किया
कि वो विजयकांत के पार्टी के साथ, नहीं तो एडीएमके के साथ, नहीं तो किसी के साथ भी एक अलायंस जोड़ सकें, बट वो नहीं हुआ। जावड़ेकर कई बार इधर आए थे। एक बार वो विजयकांत को चेस करते विलुपुरम और लगभग 200-300 किलोमीटर गए थे। उसके बाद भी कुछ नहीं असर नहीं हुआ उसके बाद में। मगर एक दूसरा जगह भी है कन्याकुमारी के अलावा, वो है कोयम्बटूर। जो आपको देखना है कि कोयम्बटूर के पास में है पालक्काड, लगभग 40 किलोमीटर में है। पालक्काड में भाजपा के एक म्युनिसिपल चेयरमैन है। पहली बार पालक्काड केरल में है। पहली बार केरल में उनको एक म्युनिसिपल चेयरमैन का पोस्ट मिला है अभी। वहाँ से बहुत ज़्यादातर केरलाइट्स कोयम्बटूर में भी रहते हैं, तो इसलिए कोयम्बटूर में वो एक दो तीन सीट में उनका डेफिनेटली कुछ चांसेस तो है भाजपा के, तो उतना ही चांसेस है भाजपा का। कांग्रेस को देखें तो लगभग 40 सीट डीएमके ने दिया है वो अलायंस में, तो ये बहुत ज़्यादा है। मगर दिल्ली में जो बैठा है वो कंप्यूटर के सामने, उन लोग तो गुलाम नबी आज़ाद से बोले कि 40 नहीं यार, हमें तो 90 चाहिए। तो इधर आके जब डिस्कशंस हुआ और ये 40 भी इतना अधिक सीट है इनको, क्योंकि लगभग वो तो 25 के ऊपर सीटों में उनका कोई लोग ही नहीं है। आपने अभी फिल्म स्टार का जिक्र किया, बहुत संक्षेप में, मेरे पास टाइम कम है, कि हमेशा तमिलनाडु के चुनावों में फिल्मी सितारों का एक साया रहता है। 1996 में मैंने देखा था कि रजनीकांत एक बड़ा फैक्टर थे कि रजनीकांत आएगा कि नहीं आएगा, किसके साथ जाएगा, और वो उस वक्त में डीएमके के साथ गए थे और डीएमके की जीत में उनका रोल था। इस चुनावों में आप देखते हैं कोई फिल्मी सितारा कोई इम्पैक्ट डाल पा रहा है? सभी सिनेमा वाले तो है। करुणानिधि सिनेमा का स्क्रीन राइटर था, जयललिता तो एक्ट्रेस थी, विजयकांत भी एक्टर है, और किसी तरफ देखे तो भी आपको सिनेमा स्टार ही नजर आएगा। तो बहुत सारे सिनेमा स्टार को भी आने की इच्छा प्रकट किया है। वो नमिता नाम का एक एक्ट्रेस है, वो छोटी मोटी एक्ट्रेस है, वो एडीएमके में भर्ती हुई है अभी। तो भाजपा भी देख रहे हैं कि कोई ना कोई आ जाएगा। तो अभी तो एक पावर स्टार नाम के एक बंदा है, वो आया है, श्रीनिवास। चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव में क्या कलर पैदा होता है। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए सप्तऋषि साहब, राधाकृष्णन साहब, उमा वंगल और प्रोफेसर गोपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे पैनलिस्ट ने तमाम मुद्दों को विस्तार के साथ आपके सामने रखा है और ये बताया है कि तमिलनाडु की राजनीति किस दौर से गुजर रही है, और शायद इसी में वो मैसेज भी छुपा हुआ है कि हवा किस ओर बह रही है। बहरहाल मेरे साथ देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।